हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री हब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा और उससे हम किन किन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, इसको हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक नई थ्योरी दी गई, जिसको मतलब पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि मैक्सवेल ने तो बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेव फॉर्म में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने देखा था पहले लास्ट वीडियो में कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। ठीक? लेकिन मैक्स प्लांक करके साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लांक ने बताया कि जो रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस ना होके, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसको अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वेव, कंटिन्यूस वेव। ठीक है, लेकिन मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि कंटिन्यूस वेव ना होके जो रेडिएशंस है ना वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। होती वेव नेचर ही है, लेकिन ये जो कंटिन्यूस ना होके ये इस तरह से स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रेज है वो किसकी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस ना होके क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। ये क्या हो जाएगी आपकी, डिसकंटिन्यूस, यानी डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले आपने मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे फ्लो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, दैट आर कॉल्ड द क्वांटा। मैक्स प्लांक ने इसको क्या कहा, क्वांटा कहा। तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, पार्टिकल नेचर का अपन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम हो गया। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैं इनको शॉर्ट में लिख देता हूँ EM। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस proceeds in the form of discontinuous form made up of, किससे बनी होती है, made up of very small particles से बनी होती है। and these particles were named, इन पार्टिकल्स को क्या कहा मैक्स प्लांक ने, क्वांटा। इनको नेम दिया क्वांटा, और इसी के बेसिस पर ही हमारी क्या दी गई है, क्वांटम थ्योरी दी गई है। एक तो वेव थ्योरी होती है और एक क्या आपके क्वांटम थ्योरी। तो आगे हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को क्या कहा, क्वांटा कहा। कि एंड इन केस ऑफ लाइट रेडिएशन,
स्केट ऑफ सन रेडिएशंस या इन केस ऑफ लाइट, इनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। क्लियर? दीज नेम्ड वर द क्वांटा एंड डिस्कवर्ड द क्वांटम थ्योरी। इसी के बेसिस पर आपकी बनी कौन सी? क्वांटम थ्योरी। क्लियर? ठीक है। और इन केस ऑफ लाइट रेडिएशन दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन। तो अपन ये भी इसमें वर्ड ऐड कर देते हैं। इन केस ऑफ लाइट रेडिएशंस, in case of light radiations these particles were called, इनको क्या कहा गया? फोटोन। इनको क्या कहते हैं अपन? फोटोन कहते हैं। ये तो क्या हो गई आपके क्वांटम थ्योरी हुई। अब इसको जो कहते हैं ना अपन कि इसको वेरीफाई किया, इसको एक्सटेंड किया। तो इस थ्योरी को जो एक्सटेंड किया था वो किसने किया था? आइंस्टीन ने। अपन कहते हैं कई बार कि भी पार्टिकल थ्योरी आइंस्टीन ने भी दी। थ्योरी तो किसने बताई? मैक्स प्लांक ने। लेकिन इसको एक्सटेंड किसने किया? आइंस्टीन ने। तो अपन वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। दिस थ्योरी, ये क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें वन लाइन पे। दिस थ्योरी एक्सटेंडेड बाई साइंटिस्ट किसने किया? आइंस्टाइन। साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इसको किया, एक्सटेंड किया। ईयर आप देखेंगे 1905 ईयर में क्या किया? इसको एक्सटेंड किया। तो पहले आप इतना कॉपी करिए। ये तो क्या है? इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया, ठीक है ना। अभी हम इसके एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इसकी एनर्जी को अपन बता सकते हैं। मैक्स प्लांक ने क्या फॉर्मूला दिया था इसके लिए? पहले इसको कॉपी करें आप। अब देखिए मैक्स प्लांक ने क्या बताया। हमने वेरियस डेफिनेशंस पढ़ी थी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। अब वो यहाँ पर अपनी काम आएंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन, जैसे हमने कहा ना पार्टिकल, तो ईच पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या होती है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। न्यू को हमने क्या लिखा था? फ्रीक्वेंसी लिखा था, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी लीजिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of रेडिएशन, यानी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या होता है? कांस्टेंट आता है। तो इसको अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच यहाँ पर क्या है? प्लांक कांस्टेंट, क्योंकि प्लांक ने दी थी ना इस थ्योरी को, ये अभी हमने पढ़ा लास्ट उसमें। तो एच क्या हो गया आपके? प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी पता होगा, हमने पहले कई जगह इसको रखा है। एच की वैल्यू क्या रखी थी हमने? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये तो जूल सेकेंड में हो गया। अगर जूल को हम अर्ग में चेंज करें तो पता है क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग्स, क्योंकि ये तो क्या हो गई? MKS सिस्टम हो गया। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट्स का MKS सिस्टम पढ़ा।
CGS सिस्टम पढ़ा, FPS सिस्टम पढ़ा, तो ये तो क्या है, MKS है। अगर हमें इसको अर्ग में CGS सिस्टम में चेंज करना है तो क्या होगा, जूल की जगह क्या आ जाएगा, अर्ग आ जाएगा। और ये आपको बताना जो 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है ERG अर्ग, ठीक है। तो अगर अपन इसको चाहें तो अर्ग में भी चेंज कर सकते हैं, यानी अपन क्या करेंगे, 6.62 इंटू 10⁻, क्या हो गया, -34 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया, 6.62 इंटू 10⁻⁻27। अब ये क्या हो गया, अर्ग सेकंड। तो दोनों यूनिट में आप ध्यान रखेंगे। वैसे ज़्यादातर अपन जो यूज करते हैं ना, वो कौन सी यूज करते हैं, MKS सिस्टम वाली अपन यूज करते हैं, ठीक है। और अर्ग में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपके क्या हो गया, एनर्जी का फोटोन फार्मूला हो गया, 1 फोटोन की एनर्जी का, क्लियर। अपन यहाँ पे थोड़ा सा और चाहे चेंज कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा इधर आपको बता देता हूँ। एक और इसको अपने पढ़ा था वेवलेंथ लैम्डा, तो अपन इसको न्यू को उसमें भी चेंज कर सकते हैं। न्यू इक्वल टू क्या होता है, ये अपन देखेंगे, न्यू इक्वल टू C/λ के बराबर होता है। एक फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू C/λ। तो अगर हम ये वैल्यू अपन किस में पुट कर दें, इसमें कर दें, या आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए हमने 2 मान ली। तो अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ न्यू, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू HC/λ, क्लियर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अपन बड़ी समझने की हैं कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, फ्रीक्वेंसी के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के। ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। तो अपन चाहें तो इस पर एक लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इक्वेशन 3 कर लीजिए, इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे अपने काम आएगी ये। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन के आपके वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ आपको इस पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और वेवलेंथ से ही आपके क्या होता है, कलर होता है। मैंने आपको बताया था ना कल, आपको विजिबल रीजन और डिफरेंट रीजन बताए थे, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, किस तरह से कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कलर चेंज को हम किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, केवल विजिबल में, दृश्य प्रकाश में कर सकते हैं, जो हमने बेबिग्योर के नाम से आपको बताया था, ठीक है। तो अभी यहाँ तक इसको कॉपी करिए, फिर हम एक चीज़ और बताएंगे आपके 1 आइंस्टाइन कितने के बराबर होता है, यानी 1 आइंस्टाइन हम किसको कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था ना आइंस्टाइन ने। तो यहाँ तक इसको कॉपी करिए। अब देखिए 1 आइंस्टाइन क्या होता है। जैसे हमने ये तो एक फोटोन की 1 फोटोन की आपको एनर्जी बता दी। अगर यही एनर्जी अपने एवोगाड्रो नंबर के बराबर फोटोन की है, एवोगाड्रो पढ़ा था ना अपन ने पहले, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स वो क्या कहलाती है, 1 आइंस्टाइन। अगर हम यहाँ पर माने, जैसे मान लीजिए हमारे पास एनर्जी अपनी EN, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन हो गए। अगर हमें इनकी एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, H न्यू, यही तो निकाली। अगर आपके स्मॉल n क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एन लिखा था ना अपन ने, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है।
और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है ये तो हमने पढ़ा ही है, 6.023। कई बुक में आपको 6.022 भी मिलता है, ठीक है ना। तो 6.022 या 6.023 बोथ आर करेक्ट। ये आपने कितने लिखा था 23, ठीक है। ये एवोगाड्रो नंबर है। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, 1 आइंस्टाइन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ एवोगाड्रोज नंबर ऑफ फोटॉन्स is called 1 आइंस्टाइन, ठीक है ना। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि 1 आइंस्टाइन क्या है, तो एनर्जी ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटॉन क्या कहलाती है, 1 आइंस्टाइन कहलाती है। समझ में आ गया। तो ये तो बात हुई बेटा पार्टिकल नेचर की जिसने दी। अब हमने पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर किसको बताती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताती है। तो आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पार्टिकल नेचर यूज होती है लाइट की, ना कि वेव नेचर। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर। अब अपन जो जैसे दो फिनोमिनाज थे, प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे आज। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक बात सुनी होगी आपने, पढ़ा होगा कि कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। ये जनरल चीज़ आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो क्या होगा, हमें उसमें सर्दी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही हमारे अगर गर्मियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, है ना। तो इस तरह से अपन इसको भी समझ सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है वो गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन एनर्जी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन इसमें ये लिख लेते हैं कि ब्लैक ऑब्जेक्ट कोई भी आपके पास ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक ऑब्जेक्ट इज गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ एनर्जी, गुड एमिटर ऑफ एनर्जी, और अपन क्या कह सकते हैं, रेडिएशंस, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि अभी वेव नेचर के द्वारा हम इसको कैसे कहेंगे कि वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं करती। अब देखिए, एक चीज़ देखी होगी आपने, कोई भी जैसे अपन ऑब्जेक्ट लें ब्लैक कलर का, जैसे आयरन ले लें, और जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। कभी आपने देखा है जो आयरन के बर्तन या इक्विपमेंट्स बनाने वाले तो लोहार होते हैं ना, कभी देखा हो आप, जब उसको गर्म करता है तो हमेशा पहले वो लाल होता है ना। हमने पढ़ा था ना विबग्योर, ठीक है ना। तो ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ था ना। यानी रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। रेड की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो गई। अगर अपन देखें तो क्या होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर ये आएगा आपका, ठीक है। और जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, ये अभी अपने लास्ट में ही देखा है कि एनर्जी आपका
इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ आपके ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जब भी वो गर्म करता है कोई, तो पहले क्या होता है, लाल होती है, ठीक है। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म करेगा तो ऑरेंज होगा, और ज़्यादा गर्म करेगा तो येलो होगा, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रही है ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अपन देख रहे हैं ना, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। जो कलर चेंज है ना, इसको अपन प्लैंक थ्योरी या पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरी बात अपन ने देखी कि फ्रीक्वेंसी के क्या है, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जो कलर चेंज है उसको हम केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेव नेचर में अपन बात करते हैं इंटेंसिटी की, यानी अपन उसको गर्म करें तो जो हीट रेडिएट हो रही है ना, उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, कलर चेंज तो नहीं होना चाहिए। यानी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वेव थ्योरी से अपने एक्सप्लेन कर सकते थे तो केवल उसकी इंटेंसिटी बढ़ती, कलर चेंज नहीं होता। कलर चेंज हो रहा है तो अपन किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर के द्वारा, ठीक है। अगर अपन ओनली इंटेंसिटी कंसीडर करते, ये हमने पढ़ा था ना, आपको ध्यान हो, अपन ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं। और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं ना, ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो, बाहर निकले, यानी जितना ज़्यादा गर्म करते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती जाएगी, और एनर्जी निकलेगी यानी इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ रही है उसकी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, इसके स्क्वायर के, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, इंटेंसिटी। ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी किस पे, आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मान लीजिए वेवलेंथ, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन कलर चेंज नहीं होता। अगर हमारा गर्म करने से कलर चेंज नहीं होता, केवल रेडिएटेड हीट की इंटेंसिटी बढ़ती, तो ये वेव नेचर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर पाते। लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, अक्सर जब भी हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले लाल होता है, फिर आपके ऑरेंज होगा, कलर चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स को जो अभी अपन ने समझा है, ठीक है। चलिए अभी कैसे लिखेंगे, पहले when any black object, ठीक है, heated when any object, black object, इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं, having हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा अपन उसको हीट कर रहे हैं वो मेल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट, हीटेड, फर्स्ट इट बिकम्स रेड, ठीक है, इट बिकम्स रेड, पहले रेड होगा, हमने बिब्योर में देखा। एंड आफ्टर दैट विद मोर हीटिंग, अगर हम इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं, विद मोर हीटिंग इट्स कलर चेंजेस एज पर ऑर्डर ऑफ विबग्योर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली इसका कलर चेंज होता है, which is indicate the
पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ये क्या इंडिकेट करता है? पार्टिकल नेचर, किसकी? रेडिएशंस की। केवल किससे अपन बता सकते हैं? चेंज ऑफ कलर से। अब हम दूसरा इसका पहलू देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। अगर इसका कलर चेंज, जैसा ये तो होता है, अपन देखते हैं ना कि कलर चेंज होता है, कोई भी चीज़ आप देखिए गर्म करेंगे तो उसका कलर चेंज होता है, ठीक है ना। अगर कलर चेंज नहीं होता और केवल इंटेंसिटी बढ़ती तो वो क्या होता है? उसका वेव नेचर के द्वारा अपन एक्सप्लेन कर सकते थे। क्लियर? तो इसको कॉपी करिए, फिर मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी को और लेके आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है। और ये तो निश्चित है कि जितना ज़्यादा अपन गर्म करेंगे, जो रेडिएटेड हीट है, एमिटेड हीट है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। आप देखिए, अगर कोई जब गर्म कर रहे हैं, कोई लाल हुई पहली चीज़, तो हमें पास खड़े होने से कम हीट महसूस होगी। लेकिन अगर अपन और ज़्यादा गर्म किया हमने, ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, तो क्या हुआ? ज़्यादा हीट रेडिएट होगी, तो हमें ज़्यादा गर्म महसूस होगा, ठीक है ना। तो अपन एक पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं कि विद द हीटिंग एनर्जी ऑफ रेडिएटेड हीट आल्सो इंक्रीजेस। अपन एक पॉइंट और लिख लें इसमें कि विद द हीटिंग ठीक है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएटेड हीट आल्सो इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। पहले रेड हुई, फिर आप देखेंगे ऑरेंज हुआ, तो क्या हुआ? वेवलेंथ कम हो गई, और वेवलेंथ कम हुई तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। एक बार इसको कॉपी करिए, फिर मैं यहाँ पर आपको इंटेंसिटी वाला और बता देता हूँ इसमें। अब देखिए, एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, इंटेंसिटी क्या। अगर अपन वेव नेचर कंसीडर करके चलते हैं, अगर वेव नेचर इसको एक्सप्लेन करती तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कलर चेंज होता है। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इफ कलर ऑफ ब्लैक ऑब्जेक्ट remain सेम, ठीक है ना, एंड ओनली इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन increases, then it could explain, तब हम इसको क्या कर सकते थे? It could explain by wave nature of radiation। वेव नेचर से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, बट प्रैक्टिकली कलर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस with increasing of temperature, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ क्या होता है? कलर उसका चेंज होता है। तो ये अपन देखते हैं, इसलिए तो हमने कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर से।
So it is practically concluded क्या कंक्लूजन निकाला? that conclude that black body radiation represents the particle nature of क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। यानी आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को बताता है। ठीक है, एक चीज़ अपन ये ध्यान रखेंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन है वो किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ाई था। ये क्या? एम्पलीट्यूड। और हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं? आयाम भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो अपन ये देखेंगे। एक चीज़ और अपन यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि जब भी अपन वेवलेंथ कम करते हैं तो एनर्जी बढ़ रही है ना, इंटेंसिटी बढ़ रही है लाइट की, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ये एक निश्चित वेवलेंथ तक बढ़ती है। जैसे अपन ने पढ़ा ना कि विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में विवग्योर हमने पढ़ा और उसकी रेंज पड़ी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हर एक कलर की, ईच कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है ना, तो ईच कलर की अपनी वेवलेंथ है। तो क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना, या वेवलेंथ अपन कम कर रहे हैं, तो वेवलेंथ कम करने से एक लिमिट तक ही इंटेंसिटी बढ़ेगी। जब वो कलर आ जाएगा फिर क्या हो जाएगी? उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ अपन यहाँ पर और ऐड करते हैं, जिससे टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको कॉपी कर लीजिए आप। देखिए, कोई भी अपन बात करेंगे यहाँ पर, जैसे अपन किसी भी टेम्परेचर पे ले रहे हैं और एक फिक्स टेम्परेचर पर अपन उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा कि एक निश्चित वेवलेंथ तक तो उसकी क्या होती है? इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको अपन यहाँ पर देखें, किस तरह से देखिए। मान लीजिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं, प्लॉट बनाएं किस में? एक तो वेवलेंथ में। वेवलेंथ को अपन किससे लिखते हैं? लैम्डा से, ठीक है ना। और एक हमने यहाँ पर क्या ली? इंटेंसिटी ली। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अपने को मालूम है कि वेवलेंथ कम होती है तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है ना, और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो वो एक निश्चित वेवलेंथ तक ही बढ़ती है इंटेंसिटी, उसके बाद क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए हमने कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया, हम दो टेम्परेचर पर देख लेते हैं। नेचुरली बात है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए हम एक T1 टेम्परेचर पर एक अपन बात कर रहे हैं और अपन जो रेडिएशन है T1 टेम्परेचर पर उसकी वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं। तो कम कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन निश्चित वेवलेंथ के बाद क्या हुई? एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी, एनर्जी और इंटेंसिटी देखा ना अपन ने, एनर्जी बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो एक निश्चित उसके बाद जैसे यहाँ तक तो हाईएस्ट पहुँचा ये इंटेंसिटी, किस वेवलेंथ पे? इस पे मान लीजिए हमने लैम्डा 1 मान ली, ठीक है। और अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेचुरली बात है इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अब मान लीजिए हम जैसे कोई दूसरा अपन ने एक्सप्लेन करें, मान लीजिए T2 लिया और T2 यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन T1 है, तो वही इसकी भी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा आएगी, लेकिन ये भी क्या होगा? एक निश्चित वेवलेंथ के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये हो गई, ये मान लीजिए लैम्डा 2 हो गई, ठीक है ना। तो नेचुरली बात है कि भाई आपका T2 है तो लैम्डा कम हो रहा है, इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। तो हम ये बता सकते हैं इसमें कि किसी भी टेम्परेचर पर अगर अपन उसकी वेवलेंथ कम करते जाते हैं
तो क्या हो रही है, वेवलेंथ कम कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी क्या इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो अभी हमने देखा फॉर्मूले में। लेकिन एक निश्चित वेवलेंथ के बाद, जो एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ है, उसके बाद अगर अपन उसकी वेवलेंथ कम करते हैं उसी टेम्परेचर पर, तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस तक आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन इसके पार्टिकल नेचर का अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।